Hello students, I'm very sure that all of you are preparing for your exams very well. You are taking it very seriously, you are putting in best of your efforts, you are coming up with best of your potential. पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ जो आप अगर उसको अप्लाई करोगे अपने एग्ज़ाम की अपने इंग्लिश एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, प्रिपरेशन आपके लिए फन बन जाएगी, प्रिपरेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगी और स्ट्रेस लेवल आपका बहुत कम हो जाएगा. एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंग्लिश, दिस इज एप्लीकेबल विद योर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. So here we go, how to score your desired marks in English. दलाई लामा का एक बहुत इंस्पायरिंग कोट है, calm mind brings inner strength and self confidence, so that's very important for good health. So as you know that what is good health? Good health is a combination. It's a coordination of your body and mind. तो अगर आपका मन शांत है तो उससे आपको क्या मिलेगा? इनर स्ट्रेंथ, अंदर से काम करने की शक्ति मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रेस है वो परमानेंट नहीं है, बट वो एक नेचुरल फीलिंग है. स्ट्रेस होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है. ऐसा मत सोचिए कि आप बीमार हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम है. नो, इट इज़ वेरी नेचुरल टू फील टेंस और एंशियस. एंग्जाइटी थोड़ा सा, जब आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एक एंग्जाइटी की फॉर्म ले लेता है, जिसका आपको समझ में नहीं आता कि एंग्जाइटी हो क्यों रही है. इसके लिए आप टाइम टू टाइम चेक रखिए. पर एक चीज़ मैंने आपको ये बोला कि स्ट्रेस नेचुरल है, बट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? डोंट लेट इट ओवरपावर यू. स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने टीचर्स से बात कीजिए. आपकी कोई फ्रेंड अच्छा है या अच्छी है जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हो, तो आप उससे बात कीजिए. बट स्ट्रेस को अपने ऊपर ओवरपावर मत होने दीजिए. अब आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और एग्ज़ाम को प्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू लर्न दिस स्किल्स. सो फर्स्ट इज नीट एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन. The way you present your work plays a major role in determining the impact you make on the examiner. तो जिस तरह से आप अपना क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम लिखते हो, जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हो, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है? एग्जामिनर पे. जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और जो खाना आपका आता है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो क्यूरियोसिटी और भूख आपकी बढ़ जाती है. ठीक है, उसको देख के आपको अच्छा भी लगता है और खाने में भी मज़ा आता है. तो अगर आपका एग्जाम पेपर जो है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्टेड है तो एग्जामिनर को भी चेक करने में अच्छा लगेगा. बट ये हैबिट जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होगी कि आप रोज तो इसकी प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, आपने सीधा जाके एग्जामिनेशन में एक अच्छा सा पेपर लिख के दे दिया. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में ही नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए. Then is good handwriting, systematic presentation, following of instructions, using proper formats and neatly written answers easily impress the examiner and makes him or her take extra interest to go through the entire booklet more than once. So अगर आपकी handwriting अच्छी है, आपने जो presentation है पेपर की वो systematic है, एक set सिस्टमेटिक पैटर्न में आपका एग्जाम पेपर अटेम्प्टेड है, प्रॉपर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके रखी हुई है विद प्रॉपर यूज ऑफ फॉर्मेट्स एंड ऑल द आंसर्स आर नीटली रिटन, सिस्टमेटिकली रिटन. दिस विल इम्प्रेस द एग्जामिनर. तो वो क्या करेगा? आपके पेपर को फिर एक बार दोबारा से देखेगा, बिकॉज उसको भी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा. सो मेक श्योर योर वर्क इज नीट एज फार एज पॉसिबल. नीट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हैंडराइटिंग को एकदम से स्लो कर लीजिए. नो, आई डोंट मीन दैट. पर आपकी जो हैंडराइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर से आराम से पढ़ी जाए. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली
गड़बड़ कर जाते हैं, दैट इज प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। जो पूछा गया है उसी का ही जवाब दीजिए। आंसर टू द question. I mean, don't go hayway. Now, this is sometimes it happens that in excitement or as a result of struggling for words and ideas, students tend to divert from the chosen topic and start adding irrelevant details that make the content read out of focus. तो क्या होगा कि अगर कभी आपके पास words कम पड़ जाएंगे या आपके पास कुछ अपने ideas होंगे जो पूछे भी नहीं गए, आप उसको भी लिख लोगे, you are trying to impress the examiner, तो एग्जामिनर इससे इम्प्रेस नहीं होगा। उसको क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछा है आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर देना है, अदरवाइज फोकस जो है वो बिगड़ जाएगा। So this makes it more difficult for the examiner to sustain his or her interest in correcting the rest of the आंसर बुकलेट। तो अगर आप शुरू में ही अगर आप इस तरह की गड़बड़ी कर देंगे कि पूछा कुछ क्या आप आंसर कुछ दे रहे हो, तो आगे फिर जो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आंसर शीट है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू गो थ्रू। तो मतलब चेक तो आपका पेपर और ऑफ कोर्स वो करेगा ही, बट उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए प्लीज बी इन कॉन्टेक्स्ट and make sure that you stick to the topic and include only those points that are relevant and important for the topic. तो जो उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज उन्हीं को ही मेंशन कीजिए। Now quote from the text. This is very important. While answering questions, a judicious mix of quoting from the text and using your own expression is a must. कि आपका अपना एक्सप्रेशन होना एक बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को ये ना लगे कि एकदम से आपने क्रैम करके वहां पे वॉमिट कर दिया, नो, इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट। उसको इट हैज टू बी अ जुडिशियल मिक्स, इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ व्हाट यू हैव रेड इन द टेक्स्ट एज वेल एज योर ओन एक्सप्रेशन। सो इफ यू कोट टू मच, अगर आप बहुत ही बुकिश लैंग्वेज लिखोगे, दिस मे गिव द इम्प्रेशन दैट you have just memorized the book without actually understanding. तो आपने उसको बस मदद कर लिया, यहाँ पे आके वॉमिट कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी है ही नहीं। So the best balance is quoting from the book and explaining it in your own words. बुक से आपने बुक्स पढ़ी, वहाँ से कोट लिया और उसने उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करा कि आपने क्या समझा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द करेक्ट वोकैबुलरी। अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड कहीं भी फिट करने की कोशिश करते हैं। हमें उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर आपको ये तो देखना है कि वो वर्ड वहाँ पे फिट हो भी रहा है कि नहीं, कहीं कॉन्टेक्स्ट ये तो नहीं बदल गया उस वर्ड को फिट करने में। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज everyday common words as a part of your content by writing an essay or letter. आपके बहुत बड़े बड़े words अगर वो वहाँ फिट नहीं हो रहे हो और बहुत मुश्किल vocabulary आप यूज कर रहे हो, वो भी एग्जामिनर को कोई बहुत इम्प्रेस नहीं करने वाली। आप रेगुलर जब आप essay या letter लिखोगे, आप डेली यूसेज जो जिन वर्ड्स की करते हो आप उन्हीं को ही लिखिए, उससे भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट दैट हैज टू बी to the point. Remember, by using flowery phrase in a wrong context, so बहुत ही अच्छी सी phrase लिखती हो पर उसका context ही wrong है, so this will rather fetch you low marks, not any praise from the examiner. Marks तो कम होंगे होंगे, but कोई appreciation भी examiner से नहीं मिलेगी। The examiner will mark you only on the correct usage of words that makes sense. तो उन्हीं words की मार्क्स आपको मिलेंगे जिनके सेंस बनती होगी। Now let's come to the style. In order to grasp the attention of the examiner, make your content appear fresh and different. थोड़ा सा आपका कंटेंट में ना एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि इतनी इंटरेस्टिंग वे में हो कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट उसमें पड़ जाए। Always adopt a different style in writing आउट द कंटेंट फॉर एसेज एंड लेटर्स। एक आपका अपना स्टाइल होना चाहिए लिखने का, बट वो कैसे आएगा, आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए जिसमें मैंने बार बार बोला है कि सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा।
It's not one day story. Style does not have to include new words and phrases, but it must be interesting enough for the examiner. फिर मैंने बोला कि उसको आप अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हो, बट वो वोकैबुलरी आपकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होनी चाहिए, वरना आप सिंपल वर्ड्स भी लिखोगे, आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट उसमें बनेगा ही बनेगा। अब कुछ डूज एंड डोंट्स है विच यू मस्ट फॉलो और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। राइट लॉन्ग आंसर्स इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। अगर लॉन्ग आंसर है तो उसके पैराग्राफ्स को थोड़ा शॉर्टन कर दीजिए। यूज शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस इन सिंपल लैंग्वेज और अवॉइड डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिए, बहुत लंबा सेंटेंस एग्जामिनर को कंफ्यूज भी कर सकता है, और इसलिए छोटे पर क्रिस्प सेंटेंस, और लैंग्वेज हैज टू बी सिंपल। और फिर से मैं यहाँ पे आप रिपीट कर रही हूँ कि टॉपिक से डाइवर्ट मत होइए। देन इज अंडरलाइन द की सेंटेंसेस इन लॉन्ग आंसर्स। जो भी की सेंटेंसेस है, जो भी आप अपनी बात रखना चाह रहे हो, जो क्वेश्चन के प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। सो दिस विल रियली गिव अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि येस यू हैव स्टडीड रियली वेल। Of course, use simple vocabulary and write correct spellings throughout your answers, which is understood कि आपको spellings लिखने हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। अगर आपको कोई साइंस SST हो तो स्टिल एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ को अवॉइड कर देता है, पर अगर आप इंग्लिश में स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगी तो आपके मार्क्स कटेंगे। देन राइट इन्विटेशन, पोस्टर, नोटिस एंड लेटर फ्रॉम अ न्यू पेज। तो उसको जैसे ही आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो पोस्टर, इन्विटेशन, नोटिस और लेटर को उसी पेज से नहीं शुरू कीजिए, आप उसके लिए नया पेज लीजिए। देन इज पुट पोस्टर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड फॉर्मल इन्विटेशन इन अ बॉक्स। तो हमेशा बॉक्स में कीजिए। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर आपको पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, नोटिस एंड इन्विटेशन लिखना सिखाया गया है। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि पोस्टर में मल्टी कलर्स मत यूज़ कीजिए, अवॉइड कीजिए उसको। करना भी है तो बहुत कम। इट विल सेव योर टाइम। इसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट इट विल सेव योर टाइम। और हेडिंग्स को हमेशा बोल्ड लेटर्स में लिखिए। राइट ऑल द आंसर्स यूजिंग ओनली वन रिकमेंडेड इंक पेन। तो जो आप इंक पेन यूज़ कर रहे हो, प्रेफरेबली आप पूरा जो एग्ज़ाम है वो उसी पेन से ख़त्म कीजिए, बिकॉज दिस विल गिव like a great impression. Otherwise अलग अलग पेन चेंज करा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो आप एक अच्छा पेन लेके पहले से ही प्रिपेयर होके जाइए। एंड राइट आंसर्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना है। Leave proper space between two answers in order to avoid any confusion. तो जैसे एक आंसर खत्म होता है उसके नीचे स्पेस छोड़िए और फिर आप अपना नेक्स्ट आंसर शुरू कीजिए, अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। आंसर ऑल क्वेश्चन में सीरियल ऑर्डर। ट्राई कीजिए कि सारे जो आंसर्स हैं आप उसको सीरियल ऑर्डर में लिखें, पर अगर कोई आपको क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ उसका नंबर डालना मत भूलिए, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। Make sure all the sub parts of the same question are answers together. तो अगर किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो ये नहीं कि एक पार्ट आप पहले दे रहे हो आंसर उसका, फिर उसका दूसरी जगह पे दूसरा उसका पार्ट का आंसर दे रहे हो, you will lose marks. This will really give bad impression to the examiner. एक अगर क्वेश्चन है तो उसके अगर सब पार्ट्स हैं तो उसको एक ही में आप उसका आंसर दीजिए। Now this is very important. Don't write personal notes. कई बार देखा गया है बच्चे अपने स्टूडेंट्स जो है उस पर पर्सनल नोट, सॉरी, काइंडली एक्सक्यूज मी, काइंडली फॉरगिव मी, नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर, प्लीज मार्क माय पेपर लीनियंटली। Avoid this because this will really put examiner off. Such notes will only infuriate most of the examiner. Remember, no examiner will be that heartless to give you low marks without any proper reason. आपने whatever you sow, so shall you reap. जो आपने एग्जाम में लिखा हुआ है मार्क्स आपको उसी के ही मिलेंगे।
कोई एग्जामिनर इतना हार्टलेस नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको डेलिबरेटली, इंटेंशनली कम मार्क्स देगा. No, they are not that. They are very learned people. They know their work. They are experts. तो जो आपने लिखा होगा, जिस तरह का पेपर आपने अटेम्प्ट करा होगा, आपको मार्क्स उसी के ही मिलेंगे. So hence it's always better to appear for an exam with fresh and calm mind without bothering much about the results. So this is very important. अगर आपका फोकस उस टाइम रिजल्ट पे होगा ना, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे मार्क्स आएंगे, तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा. उस टाइम जो आपका पूरा माइंड है वो आपका पेपर में होना चाहिए, उसको अटेम्प्ट करने में. Don't bother about the results. Even when you are preparing for your exams, just be in those moments. उसको अच्छे से समझिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, बुक्स को अपने फ्रेंड्स बनाइए, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा ही होगा. और एग्जाम अच्छा होगा तो ग्रेट मार्क्स विल फॉलो. So give your best effort and try to win over the examiners with a presentable and meaningful answer booklet. So अपना बेस्ट दीजिए, एग्जामिनर के हाथ में एक बहुत ही मीनिंगफुल और प्रेजेंटेबल बुकलेट आए, ताकि उसको चेक करने में मज़ा आए. अभी कुछ और टिप्स हैं जो आप अगर अपने अप्लाई करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. अवॉइड हैवी मील्स बिफोर एग्जाम. एग्जाम जब आप देने जाते हो तो उससे पहले बहुत हैवी खाना मत खा के जाएं. इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन पावर डिक्रीज होगी. यू शुड नॉट ईट एनी हैवी मील फॉर 3 hours बिफोर गोइंग टू एन एग्जाम. यू फील लेजी और स्लीपी आफ्टर ईटिंग फूड. क्योंकि अक्सर देखते हो कि जब हम बहुत स्पेशली जंक खाते हैं, या बहुत इवन घर का खाना भी बहुत हैवी खा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, लेजीनेस, स्लीपीनेस. तो वो अवॉइड करने के लिए यू कैन हैव फ्रूट्स, यू कैन हैव मोर ऑफ लिक्विड्स, यू कैन हैव फ्रूट्स, यू कैन हैव अ वेरी लाइट मील जो आपकी बॉडी को एकदम फ्रेश रखे और एक्टिव रखे. और ये भी इसका मतलब नहीं है कि आप खाली पेट चले जाइए. नो, मस्ट ईट समथिंग, क्योंकि अगर आप खाना खा के नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी. सो what I mean to say is that you need to maintain the balance. So all the best for your exams. Thank you so much and have a great time. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.